डियर स्टूडेंट्स, आज का मैं अपना क्लास शुरू करूं आज के इस वीडियो में, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्लास जहां पर मैंने एंड किया था उसको फिर से रिकॉल करा दूं। जहां पर मैंने क्लास एंड किया था आपका, वहां मैं बता रहा था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन का कंसेप्ट था। आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर के लिए डिफरेंट स्केल्स हैं, जैसे फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया। लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। वैसे अगर टेम्परेचर को कहीं आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस that can be measured using a thermometer. Temperature is measured in degrees of the Fahrenheit, Celsius and Kelvin scale. और ये भी आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए कि there is a difference between heat and temperature. हाँ, तो मैं बात कर रहा था केल्विन स्केल का, क्योंकि केल्विन को ही टेम्परेचर का ऐसा यूनिट रिकॉग्नाइज किया जाता है। और चूँकि हम टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास एक बेस क्या है, बेस है कि अगर डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं तो उसके बराबर केल्विन में होता है 273.16 केल्विन। और कन्वीनियंस के लिए हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन ले लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको कह दिया जाए कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करके बताइए। क्या करेंगे आप बताएंगे कि केल्विन में जो टेम्परेचर है दैट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अभी हमने क्या बात की कि 27 डिग्री, कि 27 डिग्री को आपको बताना है केल्विन में कितना हुआ है। तो 27 डिग्री यानी 27 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। यानी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर केल्विन में बताना हो तो बताना होगा 300 केल्विन। अब हम आपको कुछ और कन्वर्जन की बात करें तो हम एक प्रॉब्लम की हेल्प से ये आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे। अब ये आज का वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, सॉल्व प्रॉब्लम ऑन टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ जो कन्वर्जन है वो फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में, ऐसा हो सकता है फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में पूछा जा सकता है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पूछा जा सकता है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ देखिए, वी नो दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। यहाँ लेंगे, अब इसको आफ्टर ऑल कैलकुलेशन, ये दोनों स्टेप देखने के बाद आप देखिए डिग्री सेल्सियस में ये हो जा रहा है 36.89 डिग्री सेल्सियस, यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस में कितना मिला आपको, 36.89 डिग्री सेल्सियस। आपको ये भी जानना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में ही लिया जाता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिया जाता है। और 94, 95 इवन 96 तक टेम्परेचर को, डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक को नॉर्मल ही माना जाता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसका संबंध पिछले ही क्लास से है, और वो क्वेश्चन है कि लिक्विड्स जनरली हैव, देखिए क्वेश्चन यहाँ लिया है मैंने, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स
येट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई? ये मैटर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लिक्विड लोअर डेंसिटी रखते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, फिर भी आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर पर, क्योंकि आइस तो सॉलिड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए कि जब वाटर फ्रीज करता है और फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें बहुत सारे खाली जगह बन जाते हैं, वो केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका एक पिंजड़े की तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, मास इंक्रीज नहीं करता है। मास तो जो वाटर का है वही रहता है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से जो डेंसिटी है उस पर असर आ जाता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए वो जो आइस की डेंसिटी है वो लोअर हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में, और आइस वाटर पर फ्लोट करने लगता है। जैसे जब इसका वॉल्यूम अफेक्टेड होता है, ठीक है, क्या हो जाता है भाई, वॉल्यूम बढ़ जाता है। When water freezes to ice, a number of empty spaces are created. Cage-like structure हो जाता है. As a result, volume increases from the same mass of water. Mass per unit volume or density of ice is lower than water, and hence ice floats over it. Clear? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी बात कर लें कि जो मिक्सचर्स लिक्विड स्टेट में होते हैं उनकी कोई कैटेगरीज है क्या, उनको कैटेगराइज किया गया है क्या? जैसे कि किसी चीज़ को हम बोल देते हैं कि यह सॉल्यूशन है, किसी चीज़ को बोल देते हैं कि सस्पेंशन है, किसी चीज़ को बोल देते हैं कि भाई कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कराते हैं तो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। होमोजीनियस का मतलब कि उसकी मिठास सब जगह बराबर होती है। और ठीक उसी तरह से जब आप एक लाइम को वाटर में डालते हैं, एक चौक मान लीजिए, चौक लिखने वाला बोर्ड पर जिससे लिखा जाता है, उस चौक को वाटर में डाल दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है वो डिज़ोल्व कर जाएगा? बिल्कुल नहीं, डिज़ोल्व नहीं करेगा। तो जब शेक करेंगे तो पूरे में वो तैरता रहेगा, ठीक है। हाँ, जब उसको स्टैंड कर देंगे तो सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको सस्पेंशन कर दिया जाता है। और कोलॉइडल क्या होता है, दोनों के बीच का चीज़ होता है, कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मिक्सचर्स इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो मिक्सचर है उनकी बात हम करेंगे। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। और पहली कैटेगरी हम ले रहे हैं सॉल्यूशन की। ये क्या है भाई? तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within limits. सॉल्यूशन के बारे में आप लिख सकते हैं कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 or more, जैसे 2 और 2 से ज़्यादा। अब पानी में अगर आप नमक डिज़ोल्व कराए हैं तो क्या उसी पानी में चीनी नहीं डिज़ोल्व करा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। अब जैसे देखिए, आप उसी किसी ग्लास में लोग इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं। ORS का घोल मान लीजिए कि बना हुआ ORS का पैकेट नहीं मिला, तो घर में ही चीनी, नमक और नींबू से लोग इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं कि 4 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया और उसमें एक नींबू डाल दिया, फर्स्ट क्लास का ORS तैयार हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया। तो ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन हुआ। सस्पेंशन जो दूसरा कैटेगरी है वो कहता है कि ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन एनी मीडियम, यानी लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है। एक सस्पेंशन जो होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि उसमें
पूरा कंटेंट एक तरह से नहीं होगा। जैसे मैंने बात करी अभी सॉल्यूशन की, उसमें अगर चीनी है तो मिठास बराबर होगा, अगर सिर्फ नमक का सॉल्यूशन है तो उसमें खरापन भी बराबर होगा। लेकिन अगर किसी पानी में, किसी वाटर में, किसी कंटेनर में हम चॉक डिज़ोल्व कराते हैं तो ये होमोजिनिटी नहीं होगी, हर जगह चॉक का कंसंट्रेशन उस वाटर में बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। तीसरी कैटेगरी होती है कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये क्या होता है भाई? तो ये एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल होते हैं लार्जर देन द सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज ऑफ सस्पेंशन। मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन में जब कोई सॉल्यूट जाकर के डिज़ोल्व हो जाता है तो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर जाता है, वो नज़र नहीं आता है कहीं से भी, और नेकेड आई से तो बिल्कुल नज़र नहीं आता है। तो इसलिए उसके पार्टिकल साइज काफ़ी छोटे होते हैं। सस्पेंशन में नज़र आता है कि हाँ भाई लाइम डिज़ोल्व कराए थे, चॉक डिज़ोल्व कराए थे, तो उसको शेक किए तो चॉक उसमें नज़र आ रहा है, सॉल्युबल नहीं है, तो उसके पार्टिकल्स बड़े हैं, सॉलिड पार्टिकल्स बड़े हैं। हाँ, ये आप जान लीजिए कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ज़रूरी हैं, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट जनरली जो लोअर कंसंट्रेशन में होता है, जो लोअर अमाउंट में होता है, वो कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाता है, और जो ज़्यादा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, वो कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाता है। तो अभी मैं बात कर रहा था कोलॉइडल सॉल्यूशन का, और इसके लिए मैंने कहा कि सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि आप देख नहीं सकते हैं नेकेड आई से। सस्पेंशन में इतना बड़ा होता है कि आप देख लेंगे, इसे बिल्कुल साइज़ की भी चर्चा हम करेंगे जब तीनों को कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टी के रूप में, तो वहाँ इसकी साइज़ की चर्चा करूँगा मैं। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं, नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे, सस्पेंशन में नज़र आएंगे यानी बड़े होंगे, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा उसके पार्ट्स का पार्टिकल साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़ा होगा और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटा होगा। ए कोलॉइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉल्यूट particle are larger than the solution but smaller than those of suspension. Colloids are heterogeneous in nature. ये भी heterogeneous in nature होते हैं, ठीक है। अब अच्छा, इनको एक और नाम दिया गया है, इनको सॉल भी कहा जाता है, दे आर नोन एज सॉल। तीनों का एग्जाम्पल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल का नीचे लिया हुआ आप देख सकते हैं। जैसे सी वाटर है, ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है और होमोजीनियस भी है, क्योंकि सी वाटर कहीं से उठाइएगा तो खरापन बराबर होगा। सोडा वाटर, जैसे मान लीजिए जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है वाटर में, और वो भी आपका होमोजीनियस होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में जानिए, ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। आयोडीन को डिज़ोल्व कराया जाता है जब अल्कोहल में। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, नो इट्स रॉन्ग, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, आयोडीन इन अल्कोहल नॉट इन वाटर। मिस्टेकनली लगता है कहीं से हम यहाँ लिख दिए हैं कोई दूसरे चीज़ को देखने की वजह से। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन आप जानिए, मैं इसको सुधार दूंगा, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है। अब सस्पेंशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया है कि चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। मडी पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी हो, गंदला पानी हो, उसको हम सस्पेंशन का एग्जांपल में लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब सस्पेंशन के फॉर्म में किया जाएगा तब इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सब सस्पेंशन के एग्जांपल हैं। और मैंने कहा कोलॉइडल में दो कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। तो अब देखिए डिस्पर्सन मीडियम पर ही डिपेंड करता है कोलॉइड। तो अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है
तो वो एक्वा सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोसॉल कहा जाएगा। अगर गैस है डिस्पर्सन मीडियम तो एरोसॉल बनाएगा। देखिए दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद प्रॉपर्टी पर, और इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में बताया है कि प्रॉपर्टी डिफरेंस भी साथ साथ बोल सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन का डिफरेंस या कंपैरिजन क्या हो सकता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। पार्टिकल साइज लिया है, नेचर लिया है, अपीयरेंस लिया है, विजिबिलिटी ली है, डिफ्यूजन, सेटलिंग, टिंडल इफेक्ट। इन सारे पॉइंट्स के तहत, ये जो प्रॉपर्टी के तहत ये सारे पॉइंट्स आते हैं, तो इनको डिस्कस हम करते हैं। अब आप देखते जाइएगा, हम 3 को मार्क यहाँ कर रहे हैं, सॉल्यूशन को, कोलॉइड्स को, सस्पेंशन को। जान के मैंने ऐसा रखा है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कोलॉइड्स, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है इसकी, ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में ही होती है। जैसे पार्टिकल साइज की बात अगर हम करें तो सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है लेस देन 10⁻⁻7 cm, और अगर मीटर में बोलें तो 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। वही अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये ग्रेटर देन होता है 10⁻⁵ cm और 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो कोलॉइडल की अगर बात करें तो देखिए दोनों के बीच की बात होती है। इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखें, 10⁻⁻7 सॉल्यूशन का था और 10⁻⁻5 इधर सस्पेंशन का था। दोनों के बीच में कोलॉइडल का पार्टिकल साइज होता है। नेचर में अगर आते हैं तो सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, बाकी दोनों सस्पेंशन भी और कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेटेरोजीनियस होता है। अपीयरेंस देख करके अगर हम बोलें तो सॉल्यूशन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है और सस्पेंशन ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। कोलॉइड्स थोड़ा कभी कभी क्लियर भी होता है और कभी कभी ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है, ना तो वो ट्रांसपेरेंट ही है और ना ही ओपेक है। दोनों के बीच की चीज़ जो होती है वो ट्रांसल्यूसेंट होती है। अब विजिबिलिटी की बात करें तो भाई यहाँ पर नॉट विजिबल विथ एनी ऑफ द ऑप्टिकल मीन्स, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल तो इवन नेकेड आई से भी विजिबल होते हैं, लेकिन कोलॉइडल में थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉट विजिबल विथ नेकेड आई, विजिबल विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उनके पार्टिकल नज़र आते हैं। डिफ्यूजन सॉल्यूशन में रैपिड डिफ्यूजन होता है, सस्पेंशन में डज नॉट डिफ्यूज। अगर डिफ्यूज होगा तब तो वो होमोजीनियटी हो ही जाएगी, उसमें होमोजीनियस हो जाएगा, लेकिन डिफ्यूज नहीं होता है। और जो कोलॉइड्स होते हैं वो डिफ्यूज वेरी स्लोली, हल्का फुल्का डिफ्यूजन में होता है। सेटलिंग में डज नॉट सेटल, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी आइडेंटिटी लॉस कर जाता है ना, तो फिर सेटल करने का सवाल ही कुछ बचता कहाँ है, पूरा का पूरा डिजॉल्व कर जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज अनस्टेबल, जबकि सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल माना जाता है। अब यहाँ कोलॉइडल दोनों के बीच क्या चीज़ होता है, डज नॉट सेटल बट इट मे मेड टू सेटल बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन इस पर इस्तेमाल किया जाए प्रोसेस, तब ये थोड़ा सेटल हो सकते हैं इसके पार्टिकल। ये टिंडल इफेक्ट डज नॉट शो, टिंडल इफेक्ट तो शो नहीं करता है। ये दोनों जो हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई, टिंडल इफेक्ट होता है कि जब कोई आप टॉर्च लाइट, असल में इसको डायग्राम से थोड़ा और बेटर दिखाया जा सकेगा आपको, थोड़ा हम देख लेते हैं। अभी आप सॉल्यूशन की बात थोड़ा सा कर लें तो फिर हम टिंडल इफेक्ट पर भी आएंगे और डायग्राम के द्वारा आपको हम समझाएंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है।
अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यह हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट में किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तीनों का डेफिनेशन आपके सामने है। आपको मैं समझा दूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, थोड़ा कम ही रखा गिलास में पानी, उसमें चीनी डिज़ोल्व कराना शुरू किया। रूम टेम्परेचर पर आप कर रहे हैं, 20 ग्राम डिज़ोल्व कराया आपने, फिर डिज़ोल्व कराया, 25 ग्राम डिज़ोल्व कराया, फिर डिज़ोल्व कराया, 28 ग्राम डिज़ोल्व कराया, और डाला 30 ग्राम डिज़ोल्व कराया आपने। अब आप 30 ग्राम के बाद, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जैक्ट उसकी सॉलिबिलिटी 30 नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब उसके बाद उस कंटेंट में और आप चीनी डिज़ोल्व कराना चाहते हैं तो उसको अगर चलाते हैं किसी चीज़ से तो भी डिज़ोल्व नहीं होता है। मतलब क्या, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। इसलिए हाँ, अगर उसको थोड़ा हीट कर दें, टेम्परेचर थोड़ा दे दें, तो पार्टिकल के बीच थोड़ी जगह बन जाएगी, तब थोड़ा सा और उसमें डिज़ोल्व करा सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको हीट करेंगे वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा, मांगने लगेगा और, ठीक है। तो आप फॉर्मली डेफिनेशन तीनों का देखें कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in it at the given temperature and which cannot dissolve more solute at that temperature। अब उसमें और सॉल्यूट डिज़ोल्व कराया नहीं जा सके तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, जिसमें और डिज़ोल्व कराया जा सके। अब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए क्या करना होता है? होता है हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उसको हीट कर दीजिए तो हो जाएगा अनसैचुरेटेड, या उसमें और सॉल्वेंट मिला दीजिए। वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन शायद अब आप नहीं समझ पाएंगे। वो थोड़ी पहले की बात होती, जो लोग गांव देहात में रहते थे, खपड़ैल मकान में जो लोग रहते थे, उनको इस बात का थोड़ा सा भान था, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किए होंगे कि कहीं अगर खपड़ैल के मकान में छप्पर में सुराख हो जाती थी तो उस सुराख से सनलाइट अंदर आता था, और अंदर आने पर उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल तैरते हुए नजर आते थे। इनफैक्ट यही टिंडल इफेक्ट था। वैसे तो ब्राउनियन मोशन में भी इसका एग्जाम्पल लिया जाता है, क्योंकि वो जिगजैग मोशन होता है, एक जगह होते नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ एक डेफिनेशन आपको बता दें, इमल्शन क्या होते हैं। इमल्शन होते हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं। क्या मैंने कहा? इमल्शन में वैसे कोलॉइडल सॉल्ट को लिया जाता है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होता है। Colloidal salts in which both the dispersed phase and the dispersion medium are liquids are called emulsions। अब इस emulsion के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे वाटर इन ऑयल emulsions, वाटर इन ऑयल emulsions, ठीक है। यानी क्या मतलब? जब डिस्पर्स्ड फेज वाटर हो, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल हो, तो वैसे emulsion को कहा जाता है वाटर इन ऑयल इमल्शंस। और इसके एग्जांपल हैं कोल्ड क्रीम हो सकते हैं, बटर हो सकता है। दूसरा टाइप होता है ऑयल इन वाटर इमल्शंस। इसमें डिस्पर्स्ड फेज ऑयल होता है, डिस्पर्सन मीडियम वाटर होता है, और एग्जांपल हो सकते हैं मिल्क या वैनिशिंग क्रीम। तो ये वैसे थोड़े हायर क्लासेस की चीज़ हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन 9th में भी हो तो मैंने आपको बता दिया, आप इसका ध्यान रखेंगे, इमल्शन और उसके टाइप का, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की चर्चा हुई थी कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड्स क्या हैं और मिक्सचर क्या है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करना। अब जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है
कि आपको एक दिया हुआ है सल्फर पाउडर और आयरन नेल्स मिक्स करके दिया हुआ है। मैंने क्या कहा? सल्फर पाउडर और आयरन नेल्स मिक्स करके दिया हुआ एक मिक्सचर है। लोहे की कांटी और सल्फर पाउडर दोनों का एक मिक्सचर है। और कहा गया आपको कि दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कर दीजिए। तो आपके दिमाग में आना जरूर चाहिए कि भाई मैग्नेट का इस्तेमाल कर देंगे, कांटी को वहाँ से उठा लेंगे मैग्नेट से, एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लेंगे, उसको सटाएंगे, कांटी वहाँ से लोहे की कांटी जो मैग्नेटिक है उसमें सट जाएगी, सल्फर को पीछे छोड़ देगी। अब कोई कहे कि भाई आप को एक सोल्यूशन दिया हुआ है, शुगर का सोल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्ट का सोल्यूशन दिया हुआ है, आप इस सोल्यूशन में से शुगर को हमको अलग करके दीजिए। तो भाई कुछ ना कुछ मेथड तो इस्तेमाल करना होगा। तो क्या करेंगे भाई? गर्म करना शुरू करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे उसका, और गर्म करके उसके वेपर को उड़ा देंगे। वाटर उड़ गया, क्या नीचे रह गया? चीनी। क्या नीचे रह गया? नमक अलग हो गया। अब कह दिया कि भाई हम तो बालू और अमोनियम क्लोराइड मिक्स करके आपको देंगे, आप अलग करके दिखाइए। तो भी बिल्कुल दिखा देंगे। हम दोनों के मिक्सचर को हीट करना शुरू करेंगे, एक कॉनिकल फनल से उसको ढक देंगे। अब हीट करने से सैंड पर तो कोई असर आएगा नहीं, बालू पर, लेकिन अमोनियम क्लोराइड बेशक उड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सब्लिमेबल कंपाउंड है, सबलाइम करना शुरू होगा। और जब सबलाइम करेगा तो सब्लिमेट बन के ऊपर जाएगा। तो हम तो भाई ढके हुए हैं उसको कॉनिकल फनल से, तो सब्लिमेशन तो उसका होगा लेकिन बाहर निकल नहीं पाएगा। और उसके ऊपर वाले पार्ट में, कॉनिकल फनल के ऊपर वाले पार्ट में धीरे धीरे वो डिपॉजिट होने लगेगा। छोड़ देंगे कूल होने के लिए। तो ये तो रिवर्स प्रोसेस है ही। जब हीट करेंगे तो सबलाइम हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, और जब फर्दर कूल कर देंगे तो जो ओरिजिनल फॉर्म है यानी जो सॉलिड फॉर्म है उसमें आ जाएगा। तो वो जब कूल करेंगे तो वहाँ स्टिक कर जाएगा वो कॉनिकल फनल में, उसको स्क्रैच करेंगे, छुड़ा लेंगे, अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया हमारा, बालू अलग हो गया, बालू का कोई असर नहीं हुआ हीट का, सैंड अलग हो गया। ये बहुत सारे मेथड्स हैं, घी से मक्खन को अलग करना, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं। ये सब के सब आते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के तहत। ठीक है, तो आइए थोड़ी इसकी भी चर्चा हम कर लें। तो अब फॉर्मली आप ये देख सकते हैं कि मिक्सचर्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट सच एज डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, साइज ऑफ द पार्टिकल। अब जो साइज ऑफ द पार्टिकल की बात मैंने करी, अब कभी कभी दे दिया जाता है कि भाई दाल में से कंकड़ को अलग कीजिए, तो वहाँ साइज ऑफ द पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, चुन के बिन के उसको अलग कर दिया जाता है। अब कहीं बॉइलिंग पॉइंट का केस आता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से कैसे सेपरेट करेंगे। अब अल्कोहल और वाटर मिक्स्ड है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई कोई ना कोई तो मेथडोलॉजी उसमें होगी, किसी न किसी डिवाइस में तो उसको अलग करने की बात होगी, तो किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए कैटेगराइज कर दे रहे हैं, क्लास वाइज ले रहे हैं। अब जैसे क्लास क्या है? क्लास ले रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स। अगर दो सॉलिड मिक्स्ड हो गए हैं तो उनका सेपरेशन कैसे किया जाएगा, तो कुछ मेथड्स हम अप्लाई करेंगे। दोनों की चर्चा भी मैंने की है जस्ट थोड़ी देर पहले। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, इसको यूज किया जाता है टू सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर दैट सबलाइम ऑन हीटिंग। इसमें वैसे कंपोनेंट का रहना जरूरी है जो हीट करने पर सबलाइम कर जाए, जैसे अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। अब मैंने एग्जांपल लिया था अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड का, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे हम। अब यहाँ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, अब जाहिर है कॉमन सॉल्ट तो सब्लिमेबल है नहीं, हाँ अमोनियम क्लोराइड जरूर सब्लिमेबल है। तो जब इस मिक्सचर को हीट किया जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड सबलाइम कर जाएगा, लिविंग बिहाइंड कॉमन सॉल्ट। दूसरा मेथड इसमें हम ले सकते हैं यूजिंग मैग्नेट। इसकी भी बात मैंने भी तुरंत की थी आपसे कि टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर
A horseshoe type magnet is moved on the surface of mixture. The iron fillings get attracted to the magnet and get separated from the sulfur powder. अलग हो जाता है। अब दूसरे क्लासिफिकेशन में हम ले रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मिसेसिबल लिक्विड्स। मिसेसिबल का मतलब समझते हैं, जो आपस में मिक्स्ड हो सके, जो आपस में मिलाया जा सके। जैसे कोई एग्जाम्पल आप बताइए, इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे हम? आपस में मिक्स्ड होने वाले लिक्विड कौन है? जैसे अल्कोहल एंड वाटर मिक्स्ड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी वाटर में सॉल्युबल होता है, तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑयल एंड वाटर, तो क्या ये मिसेसिबल है? नहीं है ना। तो उसके लिए ये मेथड नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, उसकी चर्चा अलग से की जाएगी। तो द सेपरेशन ऑफ टू मिसेसिबल लिक्विड्स इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। द मोर वोलेटाइल liquid component distills over first, while the less volatile component distills over afterwards. अब volatile का मतलब क्या? वाष्प बन के उड़ना, वेपर बन के उड़ना। तो अब अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर अगर हम अलग करना चाहें, अल्कोहल अलग और वाटर अलग, तो डिस्टिलेशन करेंगे, रादर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। वैसा डिस्टिलेशन जो एक डिस्टिलेशन टैंक के साथ एक कंडेंसर फिट हो। क्या करता है कंडेंसर? जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट रेंज पर अल्कोहल जाएगा, यानी अल्कोहल के वेपर बन जाएंगे। अब उस वेपर को इन करा देंगे हम कंडेंसर में। कंडेंसर का काम होता है लिक्विफाई करना। अब उस 78 डिग्री सेल्सियस पर अगर अल्कोहल के वेपर बनते हैं, तो वो फिर कूल हो करके जा कर के अल्कोहल अलग हो जाता है, क्योंकि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना है। तो इस तरह से इनकी सेपरेशन हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोसेस इन्वॉल्व में हमने लिख दिया है डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अगर डिफाइन करने की बात आए तो एक लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर मिसेसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल एंड वाटर हमने ले लिया है, एसीटोन एंड वाटर ले लिया है, ठीक है। अब हम टू इमिसेसिबल लिक्विड के सेपरेशन की बात कर लें। जैसे मैंने कहा था ना, ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेटिंग फनल का। हमने लिख दिया है इट कैन बी डन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। और सेपरेटिंग फनल क्या होता है कि ये जो मिक्सचर रखने वाले लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में जो मिक्सचर हुआ, जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर हुआ, तो ये डिवाइड होंगे दो अलग अलग लेयर में। और कैसे? तो जो हेवियर लिक्विड होगा वो बॉटम वाला लेयर फॉर्म कर जाएगा, और जो लाइटर होगा वो ऊपर वाला लेयर फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो द लिक्विड्स comprising such mixtures tend to divide the same into two distinct layers. The layer of the heavier liquid being at the bottom. एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं वाटर एंड केरोसिन का मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, ये सेपरेट हो जाएंगे। आप अपनी बुक में देखेंगे सेपरेटिंग फनल का डायग्राम है, वहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। जब वो गिरेगा तो लेयर सेपरेट होके ही गिरेगा। तो जैसे ही हेवियर लिक्विड का लेयर ख़त्म होता है, आप स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे, तो लाइटर जो लिक्विड है वो सेपरेटिंग फनल में ऊपर रह जाएगा, और जो हेवियर लिक्विड जो उसमें मिक्स्ड हुआ है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से अलग हो जाता है। अब बात करते हैं हम वैसे मिक्सचर की जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में मिला हुआ है।
ना सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, अभी तक हमने देखा सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर या लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर की, ठीक है। तो ऑल मिक्सचर्स कंटेनिंग अ सॉलिड एंड a liquid are separated by one of the following processes। अब इसमें कुछ खास प्रोसेसेस लिए गए हैं, कॉमन प्रोसेस है, सब आप जानते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन से आप क्या करते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के रूप में किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम हटा लेते हैं, फिल्टर करके हटाते हैं। तो क्लियर कट लिखेंगे कि टू रिमूव द इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल इसके लिए होता है। एवापोरेशन का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, एवापोरेशन जो आप कर रहे हैं किस मेथड के लिए करेंगे, तो वैसा सॉलिड और वैसा लिक्विड, जैसे एग्जांपल देखिए कॉमन सॉल्ट एंड सी वाटर, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर में सॉल्ट तो मिक्स्ड है, इवापोरेट करा करके इसको हम ले लेंगे, नमक को अलग ले लेंगे, वाटर अपना अलग हो जाएगा उसमें से, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन इज अनदर मेथड, इसमें क्या बनाया जाता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे ये वैसे क्रिस्टलाइजेशन एक लंबा एक्सपेरिमेंट है कि जैसे इम्प्योर क्रिस्टल आपको कॉपर सल्फेट, ऐसे हमने दिखाया ना कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे समझने के लिए तो एक लाइन में हम लिखने के लिए लिख देंगे, लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होता है। क्लास 12 में आप करेंगे प्रैक्टिकल के तहत कि अगर कॉपर सल्फेट का इम्प्योर क्रिस्टल ले लिया गया और उससे कहा गया कि आपको क्रिस्टलाइजेशन करवाना है और चाहिए आपको प्योर क्रिस्टल चाहिए कॉपर सल्फेट का, तो आप उसमें क्या करेंगे, तो उसका पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कराया जाता है, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा करके मोर एंड मोर कॉपर सल्फेट उसमें डिज़ोल्व कराया जाता है, और फिर जब ज़रूरत से ज़्यादा, सैचुरेशन से ज़्यादा, एक तरह से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाता है, तब उसको स्लोली कूल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ा करके मोर एंड मोर सॉलिड उसमें हम डिज़ोल्व करवाए हुए हैं, तो जब टेम्परेचर घटाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा सॉलिड डिज़ोल्व करवाए थे वो फिर उसमें बाहर आ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। वन मोर प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या होता है, ये जनरली वही जो बटर से बटर निकालने की बात है, जहाँ से मिल्क से बटर निकालते हैं। तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड the lighter particles stay on the surface of the liquid while the heavier particles are forced to the bottom of the liquid, जैसे separation of cream from milk। इसमें होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि जैसे चर्निंग ऑफ मिल्क जब किया जाएगा ना, तो हाई स्पीड से, ऐसे आप छोटा सा दाल मथने वाला मथनी तो देखे होंगे घर में, माँ को कभी कभार दाल मथते हुए देखते होंगे, तोड़ने के लिए दाल में थोड़ा सा अगर कुछ पार्टिकल्स रह गए तो उसी तरह से दूध को अगर चर्न किया जाए, दूध को महा जाए, तो उसमें होता क्या है कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स काम करता है। जो मशीन उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रोसेस पर बेस्ड रहता है। तो इसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो तो सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर रह जाते हैं, लेकिन जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो चले जाते हैं बॉटम ऑफ द लिक्विड पर, ठीक है। और इस मेथड से सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क किया जाता है। एक और मेथड है क्रोमेटोग्राफी। डिटेल्स में तो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सेपरेशन ऑफ कलरिंग मैटर इन इंक। जो इंक में कलरिंग मैटर होते हैं वो डाई के प्रेजेंस की वजह से होते हैं, और वो मिक्सचर ऑफ डाइज भी हो सकते हैं, कोई इकलौता सब्सटेंस नहीं हो सकता है, इसीलिए तो मिक्सचर होता है वो। तो आप क्रोमेटोग्राफी का सिंपली ये प्रिंसिपल जानिए कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑल्दो 2 or more substances are soluble in the same solvent but their solubilities are different। एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकते हैं,
लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों की सॉल्युबिलिटी बराबर हो। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट 2 or more dissolved solids that are present in solution in very small amounts, in very small quantities। बहुत कम क्वांटिटी में एक से ज़्यादा सॉल्यूट अगर एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हैं तो उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सेपरेशन ऑफ कलरिंग मैटर इन इंक। वैसे भी आप देखते हैं अब तो जनरली बॉल पेन से लिखने का प्रचलन है। पहले जब फाउंटेन पेन होता था तो फाउंटेन पेन का इंक अगर कहीं गिर जाता था तो ब्लॉटिंग पेपर वहाँ लगाया जाता था उसको उठाने के लिए, उसको सोखने के लिए। तो ब्लॉटिंग पेपर में आप देखिएगा, आज भी अगर इस एक्सपेरिमेंट को करना है तो आप करके देख सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर में जब आप इंक डालिएगा तो किसी खास बीच वाले सेंटर वाले पॉइंट पर आपको इंटेंस ब्लू या ब्लैक कलर नज़र आएगा, लेकिन उसके डायमीटर में काफ़ी आगे तक आपको मॉइस्ट यानी सॉल्वेंट का जो असर होगा वो देखने को मिलेगा। इस जो टेक्निक को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। और इस तरह से आपका आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और पूरी चैप्टर को मैंने इसमें कवर अप कर दिया है। आपको पूरा मैटर दोनों टॉपिक, 9th का मैटर का दोनों टॉपिक कि मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ये कंप्लीट मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप जितना अच्छे से और जितनी बार इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे और उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।